आज से क्या चालू करना है? आज से चालू करेंगे जड़ चिकित्सा अध्याय। जड़ चिकित्सा अध्याय में सबसे पहले यहाँ पे जड़ चिकित्सा में सबसे पहले यहाँ पे चालू करना है हमको कि जड़ के पहले इस आचार्य ने क्या कहा है। तो हमको सारे आचार्यों की संज्ञाएं पूछी जाती हैं कि जैसे चरक आचार्य ने सर्व रोग अग्रजो बलि, सर्व रोग अग्रजो बोला है, रोग राट बोला है, रोग अधिपति बोला है। ये किसने बोला है? आचार्य चरक ने बताया है। सर्व रोग अधिपति ये किसके अनुसार है? चरक के अनुसार ज्वर की संज्ञा दी गई है। इसके बाद क्या बताया गया है? सुश्रुत ने क्या क्या बोला है? सुश्रुत ने ज्वर को रोगानीक राट, रोगानीक राट बोला है, और रुद्र कोप अग्नि संभूत बोला है। ठीक है। और सुश्रुत ने क्या बोला है यहाँ पे? सर्वभूतान, सर्वभूत आपना बोला है, सर्व विकीर्णाम आमय राजा। अब इसकी दो लाइन जो है वो तुमसे जो पूछी जाती है मेनली, वो क्या पूछी जाती है कि चरक के अनुसार रोग राट क्या है। तो चरक के अनुसार रोग राट ज्वर को बोला गया है। सुश्रुत और वाग्भट्ट के अनुसार रोग राट किसको बोला गया है? तो सुश्रुत और वाग्भट्ट के अनुसार रोग राट राज्यक्षमा को बोला गया है। ठीक है। इसके बाद चरक के अनुसार रोग राज किसको बोला गया है? रोगों का राजा किसको बोला गया है? तो राज्यक्षमा को। और सुश्रुत आचार्य के अनुसार रोग राज किसको बोला गया है? तो ज्वर को बोला गया है। ठीक है। ये डिफरेंस है और ये वो चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब सबसे पहला टॉपिक यहाँ चालू करेंगे, ज्वर के पर्याय क्या क्या हो सकते हैं। तो ये श्लोक सबको याद करना है। याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो ये याद करना पड़ेगा कि जरो विकारो रोगस्य व्याधिर आतंक एवचा एकार्थो नाम विपर्य विपरीत अभिधीयते। अर्थात ज्वर, विकार, रोग, व्याधि और आतंक, ये नाम जो है पांचों, ये आपको याद रखने होंगे कि ज्वर है, विकार है, रोग है, व्याधि है, आतंक है। व्याधि के पर्याय क्या क्या होते हैं? तत्र व्याधिगत आतंक यक्ष्मा जरो विकारो रोगाश्च, ये चरक निदान में बताए हैं व्याधि के पर्याय। ठीक है। व्याधि के पर्याय क्या क्या होते हैं? ये सारे जो है वो व्याधि के पर्याय बताए गए हैं। जर, विकार, रोग, व्याधि, आतंक, जो ज्वर के पर्याय हैं वही व्याधि के पर्याय। बस इसमें अंतर क्या क्या? आमय, गद और यक्षमा, ये तीनों भी चरक निदान में व्याधि के पर्याय बताए गए हैं। चरक के अनुसार ज्वर और व्याधि के पर्याय समान होते हैं। चरक आचार्य ने क्या बोला है कि जड़ और व्याधि क्या जो पर्याय हैं वो क्या है? समान होते हैं। अब जो चिकित्सा स्थान में ज्वर के लिए अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस, जो उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसके कारण क्या है, उसके पूर्व रूप क्या है, रूप क्या है, भेद क्या है। ठीक है। तो इन सबका एक एक करके अपन क्वेश्चन इसमें देखते जाएंगे। सॉरी। सबसे पहला आता है ज्वर की प्रकृति क्या है। ठीक है। तो ज्वर की प्रकृति क्या होती है? तो ज्वर की प्रकृति के लिए वर्ड आता है क्षयस्तमो ज्वर पापमा मृत्युश्चा उक्ता यमात्मका। अर्थात ज्वर की ये चिकित्सा स्थान में बताई है। ठीक है। पापमा मृत्युश्च यमात्मका, ये किसके लिए बताइए? ज्वर की प्रकृति होती है। और ज्वर की प्रवृत्ति क्या है? अब याद रखना यहाँ पे प्रकृति और प्रवृत्ति में अंतर होता है। ज्वर की प्रकृति क्या होती है? निदान स्थान में अष्टविध प्रकृति बताई गई है कि दोष भेद से जो अष्टविध प्रकृति होती है वहां पे। और चिकित्सा स्थान जब पढ़ोगे तो जब चिकित्सा स्थान में बताई गई क्या है? तो उसमें वात, पित्त, कफ, रज और तम से बताई गई है। ठीक है। तो ये याद रखना, ये किस कहाँ पे क्या बताई गई है। निदान स्थान में अष्टविध प्रकृति बोली है, और चिकित्सा स्थान में वात, पित्त, कफ, रज और तमज प्रकृति बताई गई है। प्रकृति के बाद ज्वर की उत्पत्ति पूछी जाती है। तो ज्वर की उत्पत्ति कैसे होती है? तो अब ज्वर की उत्पत्ति कैसे होती है? तो निदाने पूर्वम उद्दिष्टा रुद्र कोपास्य दारुणात्। अब यहाँ पे जो उसकी उत्पत्ति है, तो चरक निदान में क्या बताई है? महेश्वर कोप प्रभवा, महेश्वर कोप से ज्वर की उत्पत्ति होती है, ये निदान स्थान में बताया गया है। पर चिकित्सा स्थान में क्या बोला है?
रुद्र कोपाश से दारुणात, अर्थ वही है, बस वर्ड बदल जाता है। महेश्वर कोप प्रभवा बोला गया है निदान स्थान के, चरक निदान स्थान पहले चैप्टर के 35वें श्लोक नंबर में। और प्रवृत्तिस्तु परिग्रहात, अर्थात ये तो प्रवृत्ति हो गई, प्रवृत्ति तो परिग्रहात। रुद्र कोपाश किसकी उत्पत्ति, रुद्र कोप से किसकी उत्पत्ति होती है, तो चरक चिकित्सक 3 के 14वें श्लोक में ये बताया गया है। अब कुछ और आचार्य भी हैं जिन्होंने ज्वर की उत्पत्ति बताई है, जैसे माधव निदान ने क्या बोला है, रुद्र निश्वास संभवा, ये माधव निदान के द्वारा बताया गया है। इस पूरी लाइन में जो इसमें लिखा हुआ है, इसमें आपको बस इतना ही याद रखना, माधव निदान वाले में रुद्र कोपाश्च रुद्र निश्वास संभव, आपको इतना सा याद रखना है। सुश्रुत, जब आप सुश्रुत पढ़ते हो, सुश्रुत में ये लाइन आती है, जन्म आदो निधने चायव प्रायो विशति देहिनाम अतः सर्व विकाराणाम राजा प्रकीर्तिता। अभी अपन ने देखा था सुश्रुत ने रोगों का राज, रोग राज किसको बोला है, तो ज्वर को बोला है। तो कहाँ ये श्लोक का रेफरेंस है, जन्मादो निधने चायव प्रायो विशति देहिनाम अतः सर्व विकाराणाम राजा प्रकीर्तिता। तो राजा वर्ड किसके लिए आया है यहाँ पे, रोग राज किसको बोला है सुश्रुत ने, तो ज्वर को बोला है। अब इसके बाद क्या आ जाता है आपके, तो ज्वर के कारण पूछे जाते हैं। तो ज्वर के कारण कितने होते हैं, तो ज्वर के कारण 8 होते हैं। कौन कौन से, दोषज जितने भी होते हैं वो ज्वर के कारण होते हैं, वात पित्त कफ, वात पित्तज वात कफज पित्त कफज सन्निपातज और आगंतुज, ये 8 जो है वो ज्वर के कारण बताए गए हैं। ठीक है, अब इन 8 ज्वर के कारणों में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो सुश्रुत और वाग्भट ने ज्वर के 8 भेद माने हैं। सुश्रुत और वाग्भट ने क्या बोला है, ज्वर के 8 भेद माने हैं। अब चरक ने ज्वर के कारण 8 और भेद 2 माने हैं। चरक बोलता है ज्वर के कारण 8 हैं लेकिन भेद कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो आगे, अब इसमें आ जाता है ज्वर के पूर्व रूप। अब यहाँ से पूर्व रूप से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूर्व रूप आपको पता होने चाहिए, जो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से पूर्व रूप है जो इसमें पूछे जाते हैं, सबसे पहले, अब इसमें एक चीज और, पूर्व रूप से पहले इसमें आप लिख लो ज्वर की महत्ता क्या होती है। ज्वर की महत्ता क्या है, कि ज्वर की महत्ता के लिए अलग अलग क्वेश्चन आया है। चरक चिकित्सा 4 में ज्वर की महत्ता क्या बताई गई है, तो ज्वर की महत्ता के लिए चरक चिकित्सा 4 में पूछा जाता है, देह इंद्री मना संतापी सर्व रोग अग्रजो बलि। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि देह इंद्री मना संतापी सर्व रोग अग्रजो बलि जो बोला जाता है, ये इसकी उपमा है, अर्थात ज्वर की महत्ता के लिए बताया गया है। ज्वर का जब प्रत्यात्म लक्षण पढ़ेंगे तो देह इंद्री मना संताप, ये ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण होता है। और देह इंद्री मना संतापी सर्व रोग अग्रजो बलि, ये क्या बताया गया है, ये ज्वर का महत्ता बताई गई है। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, दोनों को याद रखना। ज्वर का महत्ता क्या होती है, तो देह इंद्री मना संतापी सर्व रोग अग्रजो बलि, ये महत्ता है। और ज्वर का जो प्रत्यात्म लक्षण पढ़ोगे तो क्या है, संताप, देह इंद्री मन संताप, स्वेद अवरोध होता है, देह और इंद्री मन में संताप होता है। ठीक है, ये याद रखना, प्रत्यात्म लक्षण, जरम प्रत्यात्म लिंगम संतापो देह मानसा, ये क्वेश्चन, ये चरक चिकित्सा इसमें बताया गया 3 में। तो ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण क्या है, संतापो देह मानसा। और ज्वर की प्रधानता क्या है, ज्वर की महत्ता क्या है, तो देह इंद्री मना संतापो सर्व रोग अग्रजो बलि, ये ज्वर की महत्ता बताई गई है। अब ये तो चिकित्सा स्थान में बताई गई है, निदान स्थान में क्या बोला गया है, सर्व रोग अधिपति बोला गया है। सर्व रोग अधिपति बोला गया है निदान स्थान में ज्वर के लिए। चिकित्सा स्थान में देह इंद्री मना संतापी सर्व रोग अग्रजो बलि बोला गया है। ज्वर की महत्ता के लिए कुछ और वर्ड आते हैं जो पूछे जा सकते हैं, जैसे ज्वरस्तु खलो महेश्वर कोप प्रभवा। अभी हमने महेश्वर कोप प्रभवा किसके लिए पढ़ा था, ज्वर की उत्पत्ति कैसे होती है, निदान स्थान में बताया गया था। सर्व प्राण भ्रता प्राण हरो, सर्व प्राण भ्रता प्राण हरो, ये किसके लिए आया है, तो ये भी ज्वर की महत्ता में बताया गया है। ना अन्य व्याधिस तथा दारुणा बहु उपद्रवा दुष्चिकित्स
दुष्चिकित्स्याभ यथायम, अर्थात इससे दारुण कोई व्याधि नहीं है और दुष्चिकित्सीय बहुउपद्रव होने पर यह दुष्चिकित्सीय हो जाता है। देह इंद्री मन समता, आपको देह मानसा बता दिया आपको। इसके बाद महामोह बोला गया है। ज्वर को क्या बोला गया है? महामोह। महामोह वर्ड किसके लिए आया है? तो ज्वर के लिए आया है। इसके बाद एक और वर्ड क्या आता है? प्रज्ञा बल वर्ण हर्ष उत्साह करा। तो प्रज्ञा बल वर्ण हर्ष उत्साह करा किसके लिए आया है? तो ये ज्वर की महत्ता में बताया गया है। ठीक है, तो ये लाइनें याद रखना आप कि ज्वर की महत्ता में क्या बताया गया है। इसके बाद हम देखते हैं ज्वर के पूर्व रूप। अब ज्वर के पूर्व रूप में जो जो इम्पोर्टेंट पूर्व रूप हैं वो आपको पूरे याद होने चाहिए। कुछ तो श्लोक से हैं और कुछ बिना श्लोक वाले हैं। जो पहले श्लोक आपको याद होना चाहिए कौन सा? ये जिसमें श्लोक नंबर ये जो दिख रहा है चरक चिकित्सा 3 का 26वां वाला, आलस्यम नयने स्त्रावे जम्भणम गौरवम क्लमा। ये एक पूरी लाइन है, आपको इतनी तो याद ही होनी चाहिए। अब आलस्यम नयने स्त्रावे जृंभणम गौरवम क्लमा, ज्वलन आतप वायु अम्बु भक्ति द्वेष विनिश्चितो, अविपाकस्य आश्वैरश्च हानिश्च बलवर्णयो, शील वैकृतम अल्पम, शीलम वैकृतम अल्पम व ज्वर लक्षणम अग्रजम। ये बोला गया है। तो ये श्लोक में आपको दो लाइन जो इम्पोर्टेंट है वो पूछी जाती है कि आलस्यम नयने स्त्रावे जम्भणम गौरवम क्लमः अविपाकस्य आश्वैरस्य हानिश्च बलवर्णयो। एक ये लाइन है जो आपको याद रखना पड़ेगी। ठीक है, अब ये तो चरक के अनुसार हो गया। सुश्रुत का क्या है? तो समो अरति विवर्णस्तम वैरस्यम नयन प्लवा, इच्छा द्वेषो मुराश्चपि शीत वाताद आप शीत वात आतप आदिषु, जंभा अंग मर्द गुरुता रोम हर्ष अरुचिस्तम, अप्रहर्षो शीतस्य। ये इतना अप्रहर्षो शीतस्य तक याद रखना, ये सुश्रुत उत्तर तंत्र का है। अब विशिष्ट पूर्व रूप सुश्रुत ने बताए हैं। ज्वर के विशिष्ट पूर्व रूप क्या होते हैं? तो ज्वर के विशिष्ट पूर्व रूप आप लोग इसमें देख रहे हैं। सामान्य तो विशेषस्थ, मतलब वात ज्वर का जृंभा, पित्त ज्वर का नयनदार और कफ ज्वर का अरुचि। ये तीन चीज आपको मेनली याद रखना है। ठीक है, कुछ अन्य पूर्व रूप भी हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, तो वो एक एक करके पूरा लिखते जाना कि ज्वर के पूर्व रूप में क्या क्या है। सबसे पहले चक्षु शोर आकुलत्वम। चक्षु शोर आकुलत्वम जो बताया गया है वो सामान्य पूर्व रूप होता है ज्वर का। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? अब ये जो चक्षु शोर आकुलत्वम है ये ज्वर का पूर्व रूप भी है, पर पूर्व रूप ऑफ उन्माद भी है। वहीं पे लिख लेना, चक्षु शोर आकुलत्वम क्या है? ज्वर का पूर्व रूप भी है और उन्माद का पूर्व रूप भी है। दीर्घ सूत्रता। अब जो चक्षुषोर आकुलत्वम है इसके इसके नीचे एक लाइन और लिख लो कि ये वात पित्त वातज पित्तज विसर्प का लक्षण भी है। वात पित्त विसर्प का लक्षण भी है चक्षुषोर आकुलत्वम। ठीक है, तो चक्षुषोर आकुलत्वम के बारे में दो लाइनें हो गई। पहला, ये ज्वर का पूर्व रूप है, पूर्व रूप ऑफ उन्माद भी है और वात पित्तज विसर्प का लक्षण है ये। फिर दीर्घ सूत्रता याद रखना, दीर्घ सूत्रता पूछा जाता है। निद्रा आधिक्यम, निद्रा आधिक्यम ज्वर का पूर्व रूप है। अब निद्रा आधिक्यम के बगल में डैश करके लिख लेना, ऑल्सो पूर्व रूप ऑफ उरुस्तंभ। उरुस्तंभ का भी पूर्व रूप होता है निद्रा आधिक्य होना। उचितस्य कर्मणो हानि। अब जब ज्वर फीवर आने वाला होता है उससे पहले क्या हो जाता है कि हमको काम करने में मन नहीं लगता, तो उचितस्य कर्मणो हानि, हमारे उचित कार्य करने में जो कमी आ जाती है, हमको थकान सी लगने लगती है, तो उचितस्य कर्मणो हानि। प्रतीपता स्वकार्येषु, मतलब जब हम ज्वर आने वाला होता है, फीवर आने वाला होता है, तो हमारा पूरा शरीर काम नहीं करता, जैसे बोलने लगते हैं, शरीर टूटने सा लगता है। तो उसके लिए क्या वर्ड आता है? प्रतीपता स्वकार्येषु, अर्थात अपने कार्य को उल्टा करना कि कुछ का कुछ काम कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा, तो इस कारण। इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाता है? गुरुनाम वाक्येश अभ्यसूया। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, इसको लिख लो। गुरुनाम वाक्येशु अभ्यसूया।
बाल्य, अब अगला लिखो बालेभ्य प्रदेशा, फिर माल्यानुलेपनम भोजनम परिक्लेशा, माल्यानुलेपनम भोजनम परिक्लेशा, एक ये हो गया। तो ये क्या है, ज्वर के पूर्व रूप होते हैं। ठीक है, ये अपन ने पूरे पूर्व रूप लगभग सब पढ़ लिए हैं। अभी निदान स्थान में कुछ, जब निदान स्थान पढ़ोगे तो निदान स्थान पे वहां पे जब ये चैप्टर खत्म होता है तो वहां पे ज्वर की कुछ चिकित्सा बताई गई है। तो निदान स्थान में ज्वर की चिकित्सा क्या बताई गई है कि ज्वर के पूर्व रूप में, जब ज्वर के पूर्व रूप हो तब वहां पे लघु अशन और अपतर्पण चिकित्सा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और एग्जाम में आया भी है कि ज्वर के पूर्व ज्वर की चिकित्सा क्या है। तो लघु अशन अर्थात हल्का भोजन कराना है और अपतर्पण चिकित्सा करानी है। अब इसको अगर लिखा है तो कोई ना कोई रीजन तो होगा। तो क्या रीजन है कि ज्वर जो है वो अमाशय उत्पन्न व्याधि होती है और अमाशय उत्पन्न व्याधि होने के कारण ही ज्वर में क्या किया जाता है, लघु अशन और अपतर्पण करवाया जाता है। इसके बाद क्या बताया गया है इसमें, जीर्ण ज्वर में, अब ज्वर जब पूर्ण रूप है तब तो तुम लघु वसन और अपतर्पण चिकित्सा से वो ठीक हो जाएगा। पर जब जीर्ण ज्वर है तो जीर्ण ज्वर में सर्पी पान प्रशस्यते, ये याद रखना। अब यहाँ पे जो जीर्ण ज्वर आया है, अब जो जीर्ण है तो उसको जीर्ण कहते किसको हैं, तो ज्वर का काल करके लिख लो वहां पे कि किस दिन किस काल के ज्वर को क्या कहते हैं। तो ज्वर यदि 3 दिन तक रहता है तो उसको क्या कहते हैं, नव ज्वर कहा जाता है। यदि ज्वर 7 दिन तक है तो वो ज्वर क्या कहलाता है, तरुण ज्वर कहलाता है। ज्वर यदि 12 दिन तक है तो वो क्या कहलाएगा, मध्यम ज्वर कहलाता है। ज्वर यदि 21 दिन तक है तो वो क्या कहलाएगा, पुराण ज्वर। और 21 दिन के बाद का जो ज्वर है, जो 21 दिन से भी ज्यादा से बना हुआ है, वो ज्वर कहलाता है जीर्ण ज्वर। तो जीर्ण ज्वर अर्थात 21 दिन के बाद, जिस जिस ज्वर में 21 दिन से ज्यादा का समय लग रहा है, 21 दिन के बाद भी ज्वर बना हुआ है, तो उस ज्वर में आपको क्या करवाना है, सर्पी पान करवाना है। तो ये चारों पांचों नाम याद हो गए, पता चल गया कि नव ज्वर किसको कहते हैं, तरुण ज्वर किसको कहते हैं, मध्यम किसको कहते हैं, पुराण किसको कहते हैं और जीर्ण ज्वर किसको कहते हैं। ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब जीर्ण ज्वर में जो घृत अब अपन यहाँ पे दे रहे हैं, ये निदान स्थान का बता रहे हैं, इसके बाद अपन चिकित्सा स्थान चालू करेंगे इसी का। तो निदान स्थान में लास्ट में क्या बताया है कि जीर्ण ज्वर ही क्यों देते हैं, जीर्ण ज्वर का महत्व क्या है। तो जो जीर्ण ज्वर में घृत देते हैं तो घृत का काम क्या होता है, तो जो घृत स्नेह होता है, एक तो वात दोष का, घृत जो है वो स्नेह होने के कारण वात दोष का शमन करता है। घृत का गुण क्या होता है, तो वो शीतल होता है, तो शीत होने के कारण वो पित्त दोष का नाश करता है। और घृत को अपन किसी न किसी, सामान्य घृत तो देते नहीं, जैसे बना के मेडिकेटेड घी देते हैं, तो उसमें अपन क्या करते हैं, संस्कार करते हैं कुछ। तो संस्कार होने के कारण वो कफ का नाश करता है। तो इस प्रकार तीनों दोषों का नाश करता है जो घृत होता है। इसीलिए जीर्ण ज्वर में घृत का महत्व बताया गया है कि घृत जो है वो स्नेह होने के कारण वात दोष का, शीत होने के कारण पित्त दोष का और संस्कार होने के कारण कफ दोष का नाश करता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, जीर्ण ज्वर में ये निदान स्थान से लगभग ऑलमोस्ट जो चीजें थी वो बता दी हैं। अब चिकित्सा स्थान में, चिकित्सा स्थान के जो अलग अलग क्वेश्चन थे वो देख रहे थे। तो उसकी सबसे पहले आपको प्रकृति बता दी कि क्या होती है, स्वभाव क्या होता है। स्वभाव में जो छह समा वाला जो स्वभाव बताया, छह तम ज्वर पापमा मृत्यु, ये ज्वर के क्या है, स्वभाव हैं। प्रवृत्ति क्या होती है, तो प्रवृत्ति बता दी कि महेश्वर कोप प्रभवा किसमें बताई गई है, निदान स्थान में। और प्रवृत्तिस्तु परिग्रहात किसमें बताया गया है, चिकित्सा स्थान में। ज्वर का प्रभाव प्रभाव क्या होता है, तो संताप सारुचि तृष्णा सा अंग मर्दो हृदय व्यथा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक पूछा जाता है, ज्वर का प्रभाव क्या है। तो ये या तो ये श्लोक दे के पूछा जाएगा या ज्वर का प्रभाव क्वेश्चन आएगा। तो संताप सारुचि तृष्णा सा अंग मर्दो हृदय व्यथा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये ज्वर का प्रभाव है। ज्वर का कारण क्या होता है, तो ज्वर के कारण 8 होते हैं, 7 तो दोषज और 1 आगंतुक, ये ज्वर के कारण बताए गए हैं।
फिर पूर्ण रूप आपको लिखवा दिया सबके अनुसार। अधिष्ठान क्या होता है सर का, ज्वर का? तो शरीर और मन। ये याद रखना, अधिष्ठान और प्रधानता में क्या अंतर होता है। ज्वर का अधिष्ठान क्या है? तो ज्वर का अधिष्ठान होता है क्या? शरीर और मन। और ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण क्या है? तो संतापो देह मानसा ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण होता है। प्रधानता में देह इंद्री मन संतापो सर्व रोग अग्रजो बली। ये क्या है? ये प्रधानता है। दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना कि संतापो देह मानसो क्या है और देह इंद्री मन संतापो क्या है। अब क्वेश्चन में ये भी ऑप्शन में देगा कि प्रधानता में देह इंद्री ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है देह इंद्री मन संताप, संतापो देह मानसा। तो कंफ्यूज नहीं हो, संतापो देह मानसा उसका प्रत्यात्म लक्षण है और देह इंद्री मन संतापो सर्वरोग अग्रजो बली ये इसका प्रत्यात्म, ये उसकी प्रधानता बताई गई है। अब सुश्रुत ने क्या क्या बताया है? आत्मलक्षण, ये तो चरक का हो गया। संतापः देह मानसो ये चरक के अनुसार है। अब यहाँ पे सुश्रुत ने भी क्या बताया है? सुश्रुत ने बोला है, सुश्रुत ने ट्रिपल एस करके याद रखो। ट्रिपल एस अर्थात स्वेद अवरोध, संताप और सर्वांग ग्रहण। स्वेद अवरोध, संताप और सर्वांग ग्रहण, ये तीन जो लक्षण बताए हैं ये सुश्रुत ने बताए हैं ज्वर के प्रत्यात्म लक्षण में। अब भेद, अब अलग अलग भेद से ज्वर भी बताए गए हैं यहाँ पे कि जैसे अपन साधारण जो ज्वर की चिकित्सा है तो साधारण क्रम द्वारा चिकित्सा यदि करते हैं तो अपन क्या करते हैं? कर्मणा साधारण क्या उपचयत अर्थात दैव और युक्ति व्यापाश्य चिकित्सा करते हैं। जब ज्वर की साधारण क्रम में चिकित्सा यदि हम देखें तो क्या करते हैं? दैव और युक्ति व्यापाश्य चिकित्सा। ठीक है। अब साधारण क्रम में मतलब पहले आगंतुक ज्वर की, फिर द्वंद्व, फिर विषम ज्वर में। अब भेद देखते हैं हम, ज्वर के भेद। अब यहाँ तक तो पढ़ लिया, अब इसके बाद भेद देखते हैं कि ज्वर के किसके कितने कितने भेद होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसको याद रखना कि संताप भेद से ज्वर कितने प्रकार का होता है? तो एक प्रकार का। ठीक है। संताप के बाद अभिप्राय भेद से कितना होता है? तो अभिप्राय भेद से ज्वर दो प्रकार का होता है। और विधि भेद से कितने? विधि भेद से भी, विधि भेद से पांच प्रकार का होता है। उस पांच में भी दो दो का क्लासिफिकेशन है। जैसे दो भेद से शरीर और मानस, फिर दो सौम्य अग्नि, बहिर्वेग अंतर्वेग, प्राकृत वैकृत, साध्य असाध्य, ऐसे करके विधि भेद से बताया गया है। ठीक है। तो इनके भेद याद रखना। संताप भेद से कितना होता है ज्वर? एक टाइप का होता है। अब जो धातुगत ज्वर होते हैं, अब जो ज्वर होता है वो धातुगत ज्वर भी होते हैं, धातुओं में भी अंदर जाते हैं ज्वर। तो याद रखना कि रस, रक्त, मांस और मेद धातुगत ज्वर जो होता है वो साध्य होता है। और अस्थि और मज्जा धातुगत जो ज्वर होता है वो कृच्छ साध्य होता है। और शुक्र धातुगत जो ज्वर होता है वो क्या होता है? वो असाध्य बताया गया है। अब इसमें से ये जो धातुगत ज्वर है इसकी चिकित्सा जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है। धातुगत ज्वर की आपको चिकित्सा पता होनी चाहिए, वो लिख लेना कि रस धातु, ये धातुगत ज्वर की या धातु की चिकित्सा, धातुगत ज्वर में क्या क्या होता, क्या करवाना है आपको वो याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। रस धातुगत में क्या करवाना है आपको? वमन और उपवास। ठीक है। तो रस धातु में क्या करवाओगे? वमन और उपवास करवाना है। रक्त धातु में क्या करवाना है? सेक, प्रदेह और संसमन। रस, वमन और उपवास, रक्त, सेक, प्रदेह और संसमन। मांस और मेद में क्या करवाना है? विरेचन और उपवास। मांस और मेद में करवाना है विरेचन और उपवास। और अस्थि मज्जागत ज्वर में क्या करवाना है? निरूह और अनुवासन बस्ती। ठीक है। ये याद रखना। और शुक्र वाला तो असाध्य लिखवा दिया कि शुक्र वाला जो ज्वर होता है वो क्या होता है? वो असाध्य होता है। अब आते हैं आगे। इसके बाद क्या है? चरक ने ज्वर के लिए क्या बोला है? ज्वर रोगाणाम। अष्टांग संग्रह ने क्या बोला है ज्वर के लिए? तो ज्वर शीघ्र रोगाणाम। ठीक है। तो ये याद रखना। अब अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन आते हैं जो इसमें आगे देखो, सामान्य लक्षण तक पढ़ लिया, ज्वर का भेद बता दिया। अब आते हैं ज्वर के विविध भेद। तो ज्वर के विविध भेद बता दिए, विविध भेद बता दिए। विधि भेद से दो,
शारीरिक मानसिक, पुनः द्विविध भेद, सौम्य आग्नेय, निमित्त भेद से प्राकृत वैकृत, वेग की दृष्टि से अंतर्वेग बहिर्वेग। ये बता दिया है आपको, ये लिख दिया है। ज्वर के काल और बल अबल के अनुसार, काल और बलाबल के अनुसार कितने भेद होते हैं? 5। तो ये जो संतत, सतत, अन्य धुष्ट, तृतीयक और चतुर्थक पढ़ते हैं, ये किसके अनुसार भेद होते हैं? ये आपके काल और बल अबल के अनुसार भेद है। धातुगत ज्वर आपको बता ही दिया है, धातुगत ज्वर के अलग से लक्षण और उसकी चिकित्सा वो आगे देखेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में क्या बताया गया है? अब ये जो वेग की दृष्टि से ज्वर पढ़ा है अपन ने, कि वेग की दृष्टि से अंतर्वेग और बहिर्वेग जो ज्वर पढ़ा है, तो अंतर्वेग के कुछ लक्षण होते हैं। पहले तो ये दुख साध्य होता है, ये लिख लेना। अंतर्वेग ज्वर में क्या होता है? ये दुख साध्य होता है। ठीक है, और इसमें स्वेद का न आना एक लक्षण होता है, स्वेद का न आना। ठीक है, स्वेद न आना एक लक्षण होता है। और दोष वर्चो विनिग्रह, दोष वर्चो विनिग्रह किसके लिए वर्ड आया है? अंतर्वेगी ज्वर के लिए। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद होनी चाहिए कि अंतर्वेग ज्वर का क्या लक्षण है और बहिर्वेग ज्वर का क्या लक्षण है। ज्वर का प्रभाव अपन ने देखा यहाँ पे, इसका श्लोक देखना, जो ज्वर है उसका श्लोक देखना, वहां पे अंतर्वेग ज्वर और बहिर्वेग ज्वर का क्या लक्षण होता है, वो इसमें यहाँ पे नहीं लिखा है, वो तुमको अंतर्वेगी ज्वर में आता है। अंतर्दाहो अधिक तृष्णा प्रलाप तृष्णा भ्रमा, ऐसा करके आता है। संधि अस्थि शूलम अस्वेदम दोष वर्चो निग्रह, ये एक श्लोक है चरक चिकित्सा का, शायद 40वां श्लोक है तीसरे चैप्टर का। तो ये याद रखना कि कौन से चैप्टर में आया है, चरक चिकित्सा 3 का 40 श्लोक नंबर जो है वो अंतर्वेगी ज्वर है, और इसके बाद वाले जो होगा वो बहिर्वेगी ज्वर का लक्षण होगा। तो अंतर्वेगी अधिक तृष्णा प्रलापा श्वसना भ्रमा, संधि अस्थि स्थूलम आस्वेदम दोष वर्चो विनिग्रह, ये अंतर्वेगी ज्वर के लक्षण होते हैं। अर्थात स्वेद का न आना और विष अर्थात दोष और मलों का रुक जाना, ये किसका लक्षण है? अंतर्वेगी ज्वर का। बहिर्वेगी ज्वर का लक्षण क्या होता है? अब जो अंतर्वेग ज्वर होता है उसी के बगल में लिख लो सुख साध्य होता है वो। और बहिर्वेग ज्वर का जो ये चैप्टर है, जो बुक खोलोगे तो उसमें 40 और 41 नंबर वाला या 39 और 40 नंबर वाला जो श्लोक है, तो उसमें बहिर्वेग का लक्षण दिया है अंतर्वेग के बाद। तो उसमें क्या लिखा है? संतापो अभ्यधिको बाह्य तृष्णादीनाम च मार्दवम बहिर्वेगस लिंगानी सुख साध्यामेव च। अर्थात बहिर्वेग के लक्षण में आपको क्या याद रखना है? एक सिंपल सा है कि शरीर के बाहरी भाग में ताप होगा, तृष्णा आएगी, और मृदुता, तृष्णा आदि से मृदुता बहिर्वेग ज्वर का लक्षण होता है, और ये सुख साध्य बताया गया है। बहिर्वेग क्या होता है? सुख साध्य होता है। अब यहीं पे जो अंतर्वेगी ज्वर का लक्षण आपने पढ़ा है, अंतर्दाहो अधिकस तृष्णा, ठीक है, ये किसका लक्षण होता है? ये होता है अंतर्वेगी ज्वर का। अंतर्वेगी ज्वर में आप ये याद रखना, अंतर्दाहो अधिकस तृष्णा प्रलाप तृष्णा भ्रमा, सेम यही ऐसा ही मिलता जुलता लक्षण पच्यमान ज्वर में भी आता है। तो पच्यमान ज्वर में क्या लक्षण आता है उसकी लाइन लिख लो, ज्वर वेगो अधिकस तृष्णा प्रलापा श्वसना भ्रमा। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, शायद ऊपर उल्टा बता दिया था मैंने वहां पे। अंतर्वेगी ज्वर में अंतर्दाहो अधिकस तृष्णा प्रलापा श्वसना भ्रमा, ये है अंतर्वेगी ज्वर का लक्षण। सेम यही लाइन है, ज्वर वेगो अधिकस तृष्णा प्रलापा श्वसना भ्रमा, ये पच्यमान ज्वर का लक्षण है। ठीक है, तो ये सेम लाइन उसी में भी आती है, पच्यमान ज्वर के लक्षण में भी। इसके बाद अब ये तो हो गया इसमें। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? विषम ज्वर के बारे में बताया गया है। तो ज्वर के बारे में यहाँ तक तो भेद पढ़ लिया अपन ने। भेद के बाद क्या है? अब प्राकृत वैकृत ज्वर पढ़ेंगे। अब भेद हो गया, आपको अंतर्वेगी बहिर्वेगी ज्वर के लक्षण बता दिया। अब इसके बाद क्या आता है? प्राकृत और वैकृत ज्वर। अब वसंत और शरद ऋतु में उत्पन्न होने वाला प्राकृत ज्वर सुख साध्य होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्राकृत और वैकृत ज्वर का। ठीक है,
कि वसंत और शरद ऋतु में उत्पन्न होने वाला प्राकृत ज्वर। अब इसका मतलब क्या हुआ? वसंत ऋतु में कौन सा दोष प्रधान होता है? तो कफ। तो वसंत ऋतु में प्राकृत ज्वर कौन सा कहलाए? तो कफत ज्वर। तो वसंत ऋतु में प्राकृत अर्थात कफत ज्वर सुख साध्य होगा। शरद ऋतु में उत्पन्न होने वाला प्राकृत अर्थात शरद ऋतु में कौन सा दोष प्रधान होता है? शरद ऋतु में पित्त दोष प्रधान होता है, तो अर्थात शरद ऋतु में पित्त दोष वाला ज्वर प्राकृत होने से सुख साध्य होता है। पर यहीं पर वर्षा ऋतु में वातज ज्वर उत्पन्न होना, ये क्या होता है? ये कृच्छ साध्य होता है। अब सामान्यतः सुख साध्य नहीं होते हैं। अब याद क्या रखना है, जब हम देखते हैं वसंत ऋतु में क्या होता है कि कफजन, और शरद ऋतु में पित्तजन जो प्राकृत ज्वर होता है वो सुख साध्य होता है। सामान्यतः प्राकृत रोग जो होते हैं वो सुख साध्य नहीं होते हैं। प्राकृत रोग अर्थात प्राकृत रोग उनको कहते हैं जो जिस ऋतु और जिस ऋतु में, जैसे शरद ऋतु है, शरद ऋतु में पित्त दोष प्रधान होता है और व्यक्ति को पित्त ज्वर ही हो गया तो उसी ऋतु में वही दोष प्रधानता वाला ज्वर हो जाए तो सेम चीज मिलने से वो चीज और बढ़ जाती है, तो वो तो असाध्य होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि सामान्य ऋतु में प्राकृत ज्वर जो होते हैं वो सुख साध्य होते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि जिस ऋतु में जो दोष स्वाभाविक रूप से कुपित होता है वह बलवान होगा, और बलवान होने पर उस दोष में होने वाला रोग सुख साध्य नहीं हो सकता। पर ज्वर का यहाँ पर अपना प्रभाव होता है, किंतु तुल्य ऋतु और तुल्य दोष होने के कारण सुख साध्य होता है। तो कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, जो तीन चीजें ऐसी हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। ज्वर तुल्य दोषे दोषत्वम, ज्वर तुल्य दोषत्वम, प्रमेह तुल्य दूष्यता, रक्त गुल्म पुराणत्वम, सुख साध्यम लक्षणम। अर्थात ज्वर तुल्य दोष होने के कारण साध्य होता है, प्रमेह तुल्य दूष होने के कारण, और रक्त गुल्म जितना पुराना होगा उतना पुराना होने के कारण सुख साध्य होता है। तो ये तीन या तो अपवाद के रूप में याद रख लो या कुछ कैसे भी याद रख लो, बस ये याद रखना, ज्वर तुल्य दोषत्वम, प्रमेह तुल्य दूषिता, और रक्त गुल्म पुराणत्वम, सुख साध्यम लक्षणम। ठीक है, ये याद हो गया। अब इसके बाद ये क्या देखना है, यहाँ पे जो ये लिखा गया है, वर्षा ऋतु में वात से उत्पन्न होने वाला जो ज्वर होता है वो सुख साध्य नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। अब इसमें क्या है आगे, पित्त और कफ प्रकोपित ऋतु। अब इसमें ये आपको याद होगी। इसके बाद देखो असाध्य लक्षण देखो, तो असाध्य लक्षण, असाध्य ज्वर का लक्षण क्या होता है? अब यहाँ पे इसी चैप्टर में जब आगे देखोगे तो ज्वर के चक्रपाणी ने 10 उपद्रव बताए हैं, नंबर नहीं दिया है, 10 उपद्रव के नाम दिए हैं वहां पे। तो 10 उपद्रव देख लेना, नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस याद रख लेना कि ज्वर के 10 उपद्रव बताए गए हैं चक्रपाणी के अनुसार। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आप चलो आगे। प्राकृत ज्वर, प्राकृत ज्वर में क्या है, आदावंते च मध्य च बुद्धवा दोष बलाबलम। अर्थात प्राकृत ज्वर का उपसंहार बता दिया कि कंक्लूजन क्या है प्राकृत ज्वर में कि कैसा होता है, तो वो बता दिया प्राकृत ज्वर क्या होता है। अब यहाँ से अगला क्या चालू करेंगे हम ठीक है, अपवाद का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं यहाँ समझाऊंगा नहीं, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ पीजी के थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो थ्योरी लिखने में है। तो आप वहाँ बुक से पढ़ लेना कि क्यों नहीं होता है प्राकृत ज्वर, कि वर्षा ऋतु में होने वाला जो वार्षिक ज्वर होता है वो सुख साध्य क्यों नहीं हो, मतलब क्यों कृच्छ साध्य बताए गए और बाकी दोनों को सुख साध्य बताए गए हैं, वो आप वहां से पढ़ लेना क्योंकि वो थ्योरी का पॉइंट है। अब इसके बाद आप देखो, यहाँ पे हम देखेंगे कि विषम ज्वर के बारे में। विषम ज्वर क्या होता है? अब असाध्य लक्षण यहाँ पे जो बताए गए हैं, कुछ असाध्य लक्षण है ज्वर के, वो लिख लो कि ज्वर, असाध्य ज्वर के लक्षण क्या क्या होंगे। तो असाध्य ज्वर के लक्षण में शीघ्र इंद्रिय नाशनम। टॉपिक डालो अगला कि असाध्य ज्वर के लक्षण। तो असाध्य ज्वर में क्या हो जाता है, शीघ्र इंद्रिय नाशनम, केश सीमांत, केश सीमांत का, और दीर्घ रात्रि दीर्घ काला। ये क्या है, असाध्य ज्वर के लक्षण में क्या बताया गया है कि बलवान जो बहुत कारणों से उत्पन्न हुआ हो, हेतुर भी बहुर जातो, अर्थात
बहुत कारणों से उत्पन्न हुआ हो, बहुत लक्षणों वाला हो, ज्वरः प्राणकृताश्च अर्थात और शीघ्र इंद्रिय नाश होने के कारण वो क्या करता है, ज्वरः प्राणकृताश्च, ज्वर जो होता है वो प्राणों की शक्ति को नष्ट करने वाला होता है। तो ये याद रखना, मेनली शीघ्र इंद्रिय नाशनम क्या होता है, केश सीमांत का क्या होता है, ये ज्वर के असाध्य ज्वर के लक्षण होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या आ जाता है आपका, तो अब आते हैं अपन जो क्वेश्चन है विषम ज्वर में। विषम ज्वर क्या क्या होता है। ठीक है, विषम ज्वर के बारे में व्याधि का परिचय देख लेते हैं पहले। विषम ज्वर है क्या, विषम ज्वर में क्या क्या पढ़ना है हमको। विषम ज्वर में सबसे पहले तो या शायद, मतलब जो ज्वर कभी शीत पूर्वक या शायद नीतात कालाद शीत उष्णाभ्याम, कभी शीत पूर्वक कभी दाह पूर्वक शरीर में उत्पन्न हो, कभी ठंडी देकर कभी दाह पूर्वक शरीर में उत्पन्न हो, जिसके उत्पन्न होने, बढ़ने या स्थिर रहने का समय भी निश्चित ना हो, मतलब किसी के बढ़ने और कम होने, इसका समय स्थिर ना हो कि कब आएगा कब जाएगा, ये निश्चित ना हो, इस प्रकार के ज्वर को विषम ज्वर कहते हैं। ठीक है, तो ये विषम ज्वर की परिभाषा या व्याधि परिचय हो गया, ये तुमसे नहीं पूछा जाएगा। ये तो केवल वो हो गया कि लिखने के थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या इंपॉर्टेंट है विषम ज्वर में। अब इसके बाद क्या है, परिभाषा क्या है, परिभाषा क्या है उसकी, कि विषमो विषम आरंभ क्रिया काल अनुसंगवान, ये वाग्भट ने बताया है कि जिस ज्वर का आरंभ, क्रिया और काल ये तीनों विषम हो, मतलब वो कैसे आरंभ हो रहा हो ये नहीं पता हो, क्या करेगा, क्रिया उसकी क्या होगी नहीं पता होगा, कितने काल में आएगा या जाएगा ये नहीं पता हो, ये सब विषम हो, इसी कारण से उसको विषम ज्वर कहा जाता है। ठीक है, तो ये कारण है विषम ज्वर कहा क्यों जाता है कि विषमो विषम आरंभम क्रिया कालो अनुसंगवान, मतलब विषमो विषम होता है, विषम आरंभ कब आरंभ होगा नहीं पता, क्रिया क्या करेगा नहीं पता, काल कब आएगा कब जाएगा नहीं पता, अनुसंगी होता है, इसी कारण से इसको विषम ज्वर कहा जाता है। अब विषम ज्वर में सबसे पहला क्या होता है, तो विषम ज्वर के अलग अलग भेद, जैसे सुश्रुत ने विषम ज्वर छह छह काल में बताया है। ठीक है, विषम ज्वर के कितने काल बताए, छह। तो पूर्वान मतलब सुबह, मध्यान्ह मतलब जो इवनिंग, मतलब जो बीच वाला समय, अपराह्न मतलब शाम, प्रदोष, अर्धरात्रि और प्रत्यूष। प्रदोष मतलब शाम, जो शाम का पहला समय होता है, अर्धरात्रि मतलब आधे, और रात्रि का अंतम पहर क्या कहलाता है, प्रत्यूष कहलाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, विषम ज्वर की संप्राप्ति क्या है, तो 200 अल्पो, विषम ज्वर की संप्राप्ति देख लेना इसमें, ये अल्प दोष होते हैं। विषम ज्वर की संप्राप्ति इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन यहाँ से जो पूछा जाता है आपसे कि भेद कितने होते हैं, तो भेद कितने, चरक ने कितने बताए हैं, 5, पर काश्यप ने क्या बताया है, 7 भेद बताए हैं। काश्यप के 7 कौन कौन से होते हैं, तो 5 तो जो चरक वाले हैं वो, और प्रेत और ग्रहोत्थ ज्वर जो होता है वो एक्स्ट्रा बता दिया है। ठीक है, प्रेत और ग्रहोत्थ ज्वर जो है वो एक्स्ट्रा बताए हैं काश्यप ने। इसके बाद सबसे पहला लिखो आप संतत ज्वर के बारे में। संतत ज्वर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अब संतत ज्वर को ये जो टेबल बनी हुई है ये देखते जाना, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो लिखते जाना संतत ज्वर के बारे में। सबसे पहले दोष का अधिष्ठान क्या होता है, तो संतत ज्वर में दोष का अधिष्ठान क्या होता है, सर्व शरीर होता है। ठीक है, धातु कौन सी होती है, तो रस धातु होती है। ठीक है, तो अब ये चरक की है, ये जो धातु लिखी हुई है यहाँ पे ये चरक के अनुसार है, बगल में सुश्रुत और उसके बगल में वाग्भट के लिखी हुई है। तो संतत ज्वर के अनुसार क्या होता है, चरक के अनुसार संतत ज्वर में कौन सी धातु होती है, रस धातु। सुश्रुत के अनुसार रस धातु, वाग्भट के अनुसार रस धातु। काल क्या होता है, तो काल में क्या बताया गया है, 7, 10 और 12 दिन। अब यहाँ पे 7, 10 और 12 दिन क्या बताया गया है, लगातार काल बताएगी, 7, 10 और 12 दिन में रोगी का मृत्यु करना, या तो वो 7, 10 और 12 दिन में मृत्यु कर देगा या शांत हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद संतत ज्वर में यहाँ पे हेडिंग करके लिख लो, संतत ज्वर को निष्प्रत्यानीक या सुदुसहा बोला गया है, निष्प्रत्यानीक या सुदुसहा बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे निष्प्रत्यानीक और सुदुसहा किसको बोला गया है, संतत ज्वर को। और साप्रत्यानीक, साप्रत्यानीक किसके लिए आता है,
सतत या अन्य ध्रुस्त ज्वर के लिए सा प्रत्यनीक वर्ड आता है। ठीक है, अब यहाँ पे निष्प्रत्यनीक लिख लो, सुदू सहा लिख लो। निष्प्रत्यनीक मतलब क्या होता है? निष्प्रत्यनीक मतलब क्या हो, इसने लिखा है कि कई दिनों तक चलने वाला अविसर्गी ज्वर। ठीक है, निष्प्रत्यनीक मतलब कई दिनों तक चलने वाला। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, अब इसमें जैसे देखा संतत ज्वर के 12 आश्रय, 12 आश्रय इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से 12 आश्रय हैं? तो 12 आश्रय में क्या है, 3 दोष, 7 धातु, मल और मूत्र। तो क्या क्या हो गया इसमें? 7 तो धातु हो गई, 3 दोष हो गया 10, और 2 मल हो गया मूत्र और पुरी। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 12 आश्रय। 12 आश्रय होने के कारण अब ये जो ज्वर होता है इसकी मेनली जो ये 7, 10 और 12 जो बताए गए हैं, तो ये किस, क्या बात, 12 आश्रय बताए गए हैं, और हमने ये देखा कि 12वें दिन ही ये जो ज्वर होता है वो या तो रोगी को मैक्सिमम मार देता है या वहां पे शांत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहले तो सबसे पहले दोष विपरीत होने के कारण ज्वर होता है। तो सबसे पहले दोष होंगे कि वात, फिर कब, तो 3 दिन ये हुआ। फिर उसके बाद धातु में जाएगा, फिर हम धातु का ज्वर देखते हैं। धातु का ज्वर में तो सातों धातु में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ऐसे ऐसे जाता जाएगा। तो पहले सातों धातु के बाद 7 धातु में गया, 3 दोष में गया, फिर 7 धातु में गया, तो ये 10 दिन तो यहाँ निकल गए। फिर और आगे बढ़ेगा तो मल और मूत्र दूसरे बनेंगे उसके, तो मल और मूत्र में भी जाएगा। फिर अब ये टोटल 12 दूष हैं, इसीलिए 12 दिन तक चलता है। 12 दिन के बाद या तो ये लक्षण शांत हो जाएंगे या फिर व्यक्ति को इतना क्रस्त या इतना दुर्बल कर देगा कि जो रोगी है उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अब संतत ज्वर में मारकता देख लिया हमने, उसका अनुवर्तन देख लिया कि 12 आश्रय शुद्ध न होने से 12वें दिन छोड़ पुनः 13वें दिन आ जाता है। ठीक है, इसके बाद काश्यप और खरनाद ने संतत ज्वर का वर्णन नहीं किया है। ठीक है, तो ये काश्यप और खरनाद ने संतत ज्वर नहीं बताया है। वर्तमान कालिक, अब इनने जो यहाँ नाम लिख दिया है वो अलग है, काश्यप का नाम कुछ अलग होगा। वर्तमान कालिक नाम क्या होता है, आंतरिक ज्वर। आंतरिक ज्वर किसको कहते हैं? तो जो मॉडर्न से रिलेट करते हैं, टाइफाइड जो होता है उसको संतत ज्वर से रिलेट किया जाता है। तो आंतरिक ज्वर को टाइफाइड कहते हैं। मधुरक, मोती झरा, मियादी बुखार, टाइफाइड, ये सब क्या कहलाता है, इसके वर्तमान नाम जो आप अभी सामान्य रूप से देख सकते हैं। अब जो इसकी चिकित्सा होगी, संतत ज्वर अर्थात जो टाइफाइड का पेशेंट यदि आपके पास है, तो उसको चिकित्सा कैसे करोगे, आखिर करना क्या है? तो अवतर्पण चिकित्सा करवानी है उसकी। अवतर्पण चिकित्सा अर्थात यदि आपके पास जो सामान्य रूप से यदि आपकी क्लिनिक में भी टाइफाइड का पेशेंट आता है, तो आपको उसकी क्या करवानी है, अवतर्पण चिकित्सा करवानी है। क्रियाक्रम विधियो युक्ता प्रायः प्राग अवतर्पण, तो अवतर्पण चिकित्सा ही करवानी है उसकी। ठीक है, अब इसके बाद संतत के बाद विषम ज्वर में आपने जो देखा, दोष के बल अबल भेद देख लिया। संतत के बाद क्या याद रखना है, सतत ज्वर देखते हैं अपन। ठीक है, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक वो देख लो कि दोष के बल अबल भेद से जो अपन ने ऊपर संतत सतत ये पढ़ा था ना, तो ये किस आचार्य ने माने हैं? तो चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने। ये जो पांचों हैं, संतत सतत अन्य दुष्ट तृतीय को चतुर्थ, ये जो भेद है पांचों, वो किस सबने बृहत्त्रयी ने यही 5 भेद माने हैं। काश्यप ने 4 भेद माने, अभी हमने देख लिया। काश्यप के अनुसार 4 भेद कौन से होते हैं? संतत नहीं माना है, सतत अन्य धुत तृतीय को चतुर्थक मान लिया है उसने। ठीक है, फिर 7 दोष हैं और 7 भी माने किसी ने, तो 7 कैसे? कि चरक और वाग्भट ने आगे चल के, जब ये अभी इसमें भी बताएंगे और आगे भी बताएंगे कि चतुर्थक ज्वर का विपर्य माना है। चरक और वाग्भट ने क्या माना है? चतुर्थक ज्वर का विपर्य माना है। तो चतुर्थक ज्वर तो ठीक है, उसका विपर्य भी माना है चरक ने। ठीक है, यहाँ पे सुश्रुत ने क्या क्या माना है? तो सुश्रुत ने अन्यधुष्ट, तृतीयक और चतुर्थक, इनका भी विपर्य माना है। ठीक है, तो ये याद रखना कि चतुर्थक चतुर्थक ज्वर का विपर्य किस आचार्य ने माना है? तो आचार्य चरक और वाग्भट ने माना है। ठीक है, और
सुश्रुत ने क्या माना है, अन्य धुष्ट, तृतीयक और चतुर्थक, इन तीनों का विपर्य माना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं संतत के बाद सतत ज्वर के बारे में। ठीक है, सतत ज्वर में क्या है, सतत ज्वर के लिए बताया गया है। अब इसमें देखो सबसे पहले दोष अधिष्ठान क्या है, तो अमाशय। इसके बाद धातु क्या होती, तो रक्त धातु। सुश्रुत ने क्या बताया, रक्त धातु। वाग्भट ने क्या बताया, रक्त धातु। तो धातु सबकी सेम। अब आता कितने दिन में, तो ये दिन याद रखने पड़ते हैं, दिन में 2 बार आएगा। अहोरात्र में 2 बार, अहो अर्थात दिन, और रात अर्थात रात्रि में 2 बार, दिन और रात में 2 बार आएगा। ठीक है, पूरे दिन में 24 घंटे में 2 बार आएगा। फिर इसके बाद जो रक्त है, अब इसके बाद इसमें अन्य धुष्ट में आ जाओ। संतत सतत इतना ही है। और अन्य धुष्ट देखो, अन्य धुष्ट के बारे में क्या कहा गया है, तो पुरः इसका स्थान होता है, मेद धातु होती है, और सुश्रुत ने यहाँ पे मांस धातु बताई है। तो सुश्रुत का यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है अन्य धुष्ट ज्वर। चरक, चरक के अनुसार अन्य धुष्ट ज्वर जो होता है किस धातु में होता है, तो मेद में। सुश्रुत के अनुसार किस में होता है, मांस में। वाग्भट के अनुसार मांस नाड़ी में। ठीक है, तो ये याद रखना है अपने को, चरक सुश्रुत वाग्भट का। तो याद रखना है, जब ज्वर अपन विषम ज्वर पढ़ते हैं तो याद रखने के लिए याद कैसे रखते हैं हम, कि चरक जो है वो मांसाहारी नहीं थे, चरक जो है वो शाकाहारी थे। चरक शाकाहारी थे मतलब चरक जो है वो मांस नहीं मानते हैं। ठीक है, चरक जो है वो मांस धातु का ज्वर नहीं मानते हैं। उनका मानना क्या है कि मांस धातु में ज्वर नहीं होता है। ठीक है, मांस धातु में ज्वर नहीं होता है। अब इसके बाद आगे आ जाओ, तृतीयक हो गया। तृतीयक देखते हैं हम। तृतीयक में क्या होता है, तृतीयक जो होता है वो कंठ में होता है। अब देखो, अब ये जा कैसे रहा, आपको ये याद होना चाहिए कि सीक्वेंस देखो। सबसे पहला संतत, अर्थात ये अहोर साध लगातार बना रहता है। अगर लगातार बना है तो पूरे शरीर में होगा। अब पूरे शरीर के बाद संतत के बाद आता है सतत। सतत कैसा होता है, ये अमाशय उत्पन्न होता है। अब धीरे धीरे ऊपर आता जा रहा है ज्वर, और जैसे जैसे ऊपर आता जाएगा वैसे वैसे ज्वर की जो मारकता है वो एकदम बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो संतत के बाद सतत आया। सतत कहाँ होता है, अमाशय का, अमाशय स्थित होता है। अमाशय स्थित के बाद अन्य धुष्ट, संतत सतत अन्य धुष्ट आया। अब अमाशय से ऊपर क्या आ गया, उरह प्रदेश आ गया। तो उरह प्रदेश में ज्वर आ गया। उरह प्रदेश के बाद हम देखेंगे तृतीयक आएगा। तृतीयक और ऊपर कहाँ आ गया, तृतीयक आ गया कंठ में। कंठ के बाद चतुर्थक ज्वर और ऊपर आ गया। चतुर्थक ज्वर कहाँ पे आ गया, सिर में। तो ये याद करने के लिए आपकी एक वो हो गई। अब अन्य धुष्ट पढ़ रहे थे हम। अन्य धुष्ट कहाँ होता है, तो चरक के अनुसार मेद धातु में, और सुश्रुत के अनुसार मांस धातु में होता है। इसके बाद इसकी जो कितने दिन में आता है, तो अन्य धुष्ट क्या होता है, अहोरात्र में 1 बार आता है। ठीक है, इसके बाद इनने क्या बताया, अहोरात्र में 1 बार आएगा। फिर तृतीयक क्या होता है, एक दिन छोड़ कर आता है। ठीक है, तृतीयक जो होता है इसमें लिखा है तीसरे दिन आता है। तो ये भी याद रखना, एक दिन छोड़ कर आए, जैसे आज आया, दूसरे दिन नहीं आएगा, तीसरे दिन आएगा। तो ये तीसरे दिन इसीलिए लिखा है, दूसरे दिन इसीलिए लिखा है क्योंकि एक दिन में 1 बार आएगा। जैसे आज आया फिर दूसरे दिन आएगा। ठीक है, तो दूसरे दिन इसलिए लिखा है। चतुर्थक में चौथे दिन आता है। चौथे दिन आता है मतलब क्या होता है, आज आया, कल छोड़ेगा, परसों छोड़ेगा, फिर चौथे दिन आएगा, इसलिए यहाँ पे चौथे दिन लिखा है। तो ये दोनों तरीके से याद रखना है कि दिन में अहोरात्र में 2 बार, अहोरात्र में 1 बार, एक दिन छोड़कर, 2 दिन छोड़कर, या ये वाले टर्म से भी याद होनी चाहिए आपको। और ये भी याद होना चाहिए कि दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये दोनों चीज एक ही है, मतलब आपके समझने का अंतर है बस कि यदि अहोरात्र में 1 बार बोला है मतलब दिन रात में 1 बार आएगा। मतलब आज जैसे दिन रात होगा तो आज 1 बार आएगा, कल दिन रात होगा तो कल 1 बार आएगा। अब आएगा तो दूसरे दिन ही ना, जैसे आज आया फिर दूसरे दिन, फिर दूसरे दिन, हर आज के लिए अगला दिन दूसरा दिन हो जाएगा। तो ये लिखा है दूसरे दिन आएगा। तृतीयक के लिए क्या बताया यहाँ पे, तृतीयक के लिए इनने बोलता है एक दिन छोड़कर, और इनने क्या लिखा है, तीसरे दिन। अब एक दिन छोड़कर मतलब जैसे आज आया ज्वर, आज एक दिन मान लिया, कल दूसरा दिन छोड़ा, फिर तीसरे दिन आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, तीसरे दिन आएगा। चतुर्थक के लिए इनने क्या लिखा है, चौथे दिन। और हम क्या याद रखते हैं, 2 दिन छोड़कर।
तो 2 दिन छोड़कर मतलब बीच के 2 दिन छोड़ दिया हमने, कि आज आया, कल और परसों नहीं आया, तो हमको याद रहेगा कि 2 दिन नहीं आएगा, 2 दिन छोड़कर, और चौथे दिन आएगा, तो इनने क्या लिख दिया, चौथे दिन आएगा। हम याद करते हैं कब कब नहीं आता है, और इसमें क्या लिखा है, कब कब आता है। बस इतना सा अंतर है। अन्य दुष्ट के बारे में हो गया। अन्य दुष्ट के बाद तृतीयक। तृतीयक के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। तृतीयक के लिए क्या होते हैं, तृतीयक ज्वर। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, तृतीयक ज्वर में वेदना कहाँ कहाँ होती है और कौन से दोष की। तो STP याद रख लो। तृतीयक ज्वर के लिए STP। STP मतलब क्या होता है, S से होता है सिरोग्राही, T से होता है त्रिकग्राही, और P से होता है पृष्ठग्राही। अब दोषों की सीक्वेंस आपको याद है, उसमें आपको बस रखना है। आप दोष कैसे याद रखते हो, वात पित्त कफ, तीनों लाइन से है। अब एक एक करके उठाते जाओ, ऊपर के दोनों वात पित्त, फिर नीचे के पित्त कफ, फिर नीचे आए कफ और वात। तो STP ऐसे ही याद रखना है। एक लाइन में लिखोगे S, फिर नीचे T, फिर नीचे P। तो ऊपर वाले S के बगल में लिखोगे वात पित्त, वात पित्त के नीचे लिखोगे पित्त कफ, पित्त कफ के नीचे क्या लिखोगे, कफ वात। तो सिरोग्राही वाला वात पित्तज में, ठीक है ना। सिरोग्राही जो होता है वो वात पित्तज होता है, पृष्ठग्राही जो होता है वो कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, कफ वातज, और त्रिकग्राही जो हो जाएगा वो होगा पित्त कफज। तो ये याद रखना आप यहाँ पे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट ही है। अब आता है चतुर्थक ज्वर के बारे में। चतुर्थक ज्वर में, चतुर्थक ज्वर के क्या क्या भेद बताए गए हैं। तो चतुर्थक ज्वर 2 प्रकार का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे चरक ने चतुर्थक ज्वर का पित्तज भेद नहीं माना है। अब यहाँ पे देखोगे तो 2 प्रकार के भेद बताए गए हैं। यदि सिर में, पूर्व में यदि सिर में पीड़ा हो रही है, सिर में पीड़ा होती है तो वो ज्वर वातज है। और यदि पूर्व में जंघा में पीड़ा हो रही है तो वो ज्वर क्या है, कफज है। चतुर्थक ज्वर का भेल ने पित्तज कहा है। अब चतुर्थक ज्वर को भेल ने पित्तज कहा है, भेल ने कहा है। तो आप इसको याद कर, चरक का याद रखो, भेल तो अपन बाद में याद रखेंगे। मेनली अपन जब भी याद करेंगे तो बृहत्त्राई का ही याद करेंगे, उसके अनुसार ही पढ़ेंगे। तो क्या क्या है, वातज ज्वर, चतुर्थक ज्वर में यदि पूर्व में सिर में पीड़ा हो रही है तो कौन सा ज्वर होगा, वातज। पूर्व में यदि जंघा में पीड़ा हो रही है तो कौन सा होगा, कफज। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या थी, मैंने तो KGF से याद रख किया था, कि K फॉर होता है कफज, G से हो जाएगा जंघा, ठीक है। तो KGF, तो KGF से याद रहता है कि कफज ज्वर में जो होता है वो जंघा में पीड़ा पहले होती है, ठीक है। अब सुश्रुत ने क्या कहा है इसको, चतुर्थक ज्वर को, तो सुश्रुत ने चतुर्थक ज्वर के लिए रोग संकर वर्ड दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। चतुर्थक ज्वर के लिए सुश्रुत ने रोग संकर वर्ड दिया है, ठीक है। अब अब हमने यहाँ पे जो पढ़ के आए थे कि चरक और वाग्भट ने चतुर्थक ज्वर का विपर्यय माना है। अब चतुर्थक ज्वर का विपर्यय माना है मतलब इसका क्या, इसका मतलब क्या होता है। हमने ये तो याद रखी है कि चतुर्थक ज्वर का विपर्यय माना है, पर इसका मतलब क्या होता है। तो चतुर्थक ज्वर का विपर्यय मतलब अभी हमने जो यहाँ पे पढ़ा, चरक और वाग्भट में, चरक के अनुसार हमने पढ़ते हैं कि चतुर्थक ज्वर जो होता है वो 2 दिन छोड़ कर आता है। अर्थात पहले दिन आएगा, फिर 2 दिन छोड़ेगा, और चौथे दिन आएगा। तो ये होता है सामान्य। अब विपर्य मतलब क्या होता है, इसका उल्टा। अर्थात जिस जिस दिन छोड़ा है उस दिन आएगा। जैसे पहले दिन नहीं आया तो दूसरे और तीसरे दिन आएगा, और चौथे दिन नहीं आएगा। तो ये विपर्य का मतलब होता है। तो ये याद रखना, चतुर्थक विपर्य का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है, कि पहले दिन आएगा, दूसरे, जैसे सामान्य चतुर्थक ज्वर हम जो पढ़ते हैं उसमें बताया जाता है, जैसे आज आया ज्वर पहले दिन, दूसरे और तीसरे दिन नहीं आएगा, फिर चौथे दिन आएगा, तो ये चतुर्थक ज्वर है। पर यहाँ पर चतुर्थक विपर्य में क्या होता है, कि आज यदि, जैसे आज नहीं है ज्वर तो कल और परसों 2 लगातार दिन आएगा, फिर चौथे दिन नहीं आएगा। तो चतुर्थक ज्वर का जो उल्टा है वो चतुर्थक विपर्य कहलाता है। ऐसा ही सेम जो सुश्रुत ने बताए हैं, अन्य दुष्ट विपर्य, तृतीयक विपर्य, चतुर्थक विपर्य, सेम ऐसा ही है, कि जो अन्य दुष्ट तृतीयक और चतुर्थक पड़ा है उसका अपोजिट कर दोगे तो वो अन्य दुष्ट तृतीयक और चतुर्थक विपर्य बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भाव प्रकाश और मधुकोश टीका ने विषम ज्वर के लिए कुछ उपमा दी है। तो भाव प्रकाश और मधुकोश टीका का वहां पे ऐड करके लिख लो कि मुक्त अनुबंध
मुक्त अनुबंध बोला गया है विषम ज्वर को। ठीक है, मुक्त अनुबंध बोला गया है वहां पे विषम ज्वर को। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखना। चतुर्थक ज्वर इसके बारे में हो गया। चतुर्थक विषम ज्वर पूरा बता दिया कि विषम ज्वर में क्या होता है। ठीक है, इसके बाद अंतर्वेगी और बहिर्वेगी, इसके अगली टॉपिक में क्या है, अंतर्वेगी और बहिर्वेगी ज्वर के लक्षण बता दिए हैं। या अंतर्दाहो अधिकश तृष्णा प्रलापः तृष्णा भ्रम संधि अस्थि शूल आस्वेदम दोष वर्चो विनिग्रह। ये अंतर्वेगी ज्वर के लक्षण है। संतापो अधिकश तृष्णा प्रलापः तृष्णा भ्रम, ये किसका लक्षण है, पश्चिमान ज्वर का। संतापो अभ्यधिको बाह्य तृष्णादि नाम च मार्दवम, ये श्लोक किसका होता है, बहिर्वेगी ज्वर का। ये तीनों श्लोक आपको याद होने चाहिए वहां पे। ठीक है, प्राकृत और वैकृत ज्वर बता दिए कि प्राकृत ज्वर किस में होता है, तो शरद ऋतु में पित्तज वाला जो ज्वर होता है, और वसंत ऋतु में कफज वाला जो ज्वर होता है वो सुख साध्य होते हैं, और वर्षा ऋतु में वातज वाला ज्वर कष्ट साध्य होता है। ठीक है, वैकृत ज्वर में जो इसके अपोजिट होंगे वो सब वैकृत ज्वर में आ जाएंगे। अब यहाँ से अगला टॉपिक आता है आपका, अगला टॉपिक में क्या है, धातुगत ज्वर की चिकित्सा। अब ये धातुगत ज्वर के लक्षण, तो अब ये जो धातुगत ज्वर है ये अपन कल पढ़ेंगे, क्योंकि धातुगत ज्वर पूरे उनके लक्षण हैं, उसकी चिकित्सा पूरी है। धातुगत ज्वर की पूरी अलग से एक चिकित्सा है कि किस धातु में क्या चिकित्सा देनी है, अलग अलग धातुओं की है, वो पूरी चिकित्सा। और इसके बाद का जो पूरा टॉपिक है धातुगत ज्वर में, फिर आगंतुक ज्वर, उनके लक्षण, पश्चिमान और बाकी ज्वर के लक्षण, वो अपन कल पढ़ेंगे, बाकी जो चिकित्सा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।